अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और खैरियत से होंगे। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस नावल को रीड करते वक्त चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज कैसा ये इश्क है नावल बाय हिबा खान की रोमांस एक नई एपिसोड के साथ। वाह साहब, तेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। रानी चमकती आंखों से अपने हाथ डैशबोर्ड तो कभी शीशे पर फेर रही थी। और ये फ़ोन तेरा है? वो मुस्कुराते डैशबोर्ड पर पड़ा यमान शाह का आईफोन उठाकर कानों से लगा गई। अम्मा कैसी है तू अब? मैं भी ठीक हूँ, बस मैं आ रही हूँ साहब के साथ घर, वो तेरा इलाज करवाएगा। अपने मुंह पर हाथ रखे वो हंसते हुए बोली। यमान शाह उसकी नदीदों की तरह हरकतें देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो करती भी क्यों ना ऐसी हरकतें, उसने कभी ये महंगी महंगी चीज़ें कहाँ यूज़ की थी। जिंदगी में पहली बार वो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी थी, पहली दफ़ा फ़ोन को हाथ लगाया था। वो इतनी खुश थी कि अपने सांवले चेहरे पर मुस्कुराहट जुदा ही नहीं कर पा रही थी। आज उसे भी खुदा की किसी अमीर मखलूक ने इंसान समझकर अपनी गाड़ी में बिठाया था, वरना तो वो जिसे समझ बैठी थी गरीबों और फ़कीरों का इस दुनिया में रहने का जिसे कोई काम ही नहीं, ये सिर्फ अमीरों के लिए बनी है। साहब मेरे को भी ऐसा फ़ोन ला देना। यमान शाह के मुस्कुराते नरम अंदाज को देखते वो बोली। उसे वो साहब अच्छा लगा था। अच्छा क्यों? वो आईब्रो उचकाते पूछने लगा। मैं अपनी तस्वीरें बनाऊंगी, अपनी आंखें रगड़ती बोली। इस वक्त उससे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी, लेकिन यमान ने उफ तक नहीं किया। अगर कोई और होता तो ज़रूर गश खा के बेहोश हो जाता। बस साहब, इधर रोक गाड़ी, तेरी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, तुझे मेरे साथ पैदल जाना होगा। हम ठीक हैं। यमान शाह अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते उतरा। दूसरी साइड जाके रानी का खोला तो वो भी गाड़ी से उतरी। वो दोनों इस वक्त छोटी सी बस्ती में मौजूद थे, जहाँ हर तरफ झोंपड़ियाँ थीं। इतनी बड़ी गाड़ी को देखते सारे बच्चे यमान शाह के करीब जमा होने लगे। ओए रानी, ये तू किससे अपने साथ लाई है? रानी का एक हम उम्र लड़का उसे देखते बोला। तुझे क्या, जिसे भी लाई हूँ, रानी घर से जवाब देती। यमान शाह के हाथ पकड़े अपने घर की तरफ ले जाने लगे। ये है मेरा घर साहब, एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने रुकते हुए बोली। इतनी शदीद गर्मी में बिना पंखे या किसी और सहूलत के उन गरीबों को रहते देख यमान शाह गहरा सांस फिजा में छोड़ा। अंदर आजा मेरे साथ साहब। रानी जल्दी से झोंपड़ी के अंदर गई, लेकिन यमान शाह अंदर नहीं जा सकता था। जितना उसका कद था इतना तो झोंपड़ी का दरवाज़ा भी नहीं था। जबकि यमान शाह को बाहर ही खड़े देखकर रानी शर्मिंदा सी हो गई। वाकई में साहब लंबा था और दरवाज़ा छोटा। साहब तो इधर ही रुक, मैं अम्मा को उठाकर लाती हूँ, रानी कहते वापस अंदर गई। अम्मा, अम्मा, और देख कौन आया है। रानी खुशी से दूसरी तरफ करवट बदले अपनी माँ को उठाने लगी, लेकिन रानी के
ہلانے سے بھی نہیں اٹھی جب رانی نے پھر پکارا، اماں اے اماں اٹھنا، دیکھ کون آیا ہے۔ لیکن دوسری بار بھی جواب نہ ملنے پر رانی نے تھوڑی اونچی آواز میں وہی جملہ دہرایا۔ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا تو رانی نے مشکل سے اپنی ماں کا چہرہ اپنی طرف کیا، جس کی آنکھیں بند تھیں اور بخار میں تپ رہی تھی۔ اماں اٹھ جانا، اب کی بار رانی پریشانی سے اونچی آواز میں بولی، جسے سنتے باہر کھڑا یمان شاہ بھی پریشان ہوا تھا۔ اماں کی آنکھیں نہ کھولنے پر وہ پھر سے جھونپڑی سے باہر آئی۔ صاحب میری اماں کو بخار ہے، وہ آنکھیں نہیں کھول رہی، تو وہ آ کے دیکھ اسے کیا ہوا۔ رانی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے صاف کرتے اپنے سر کو نیچے کی طرف جھکاتے وہ بڑی مشکل سے رانی کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوا، جہاں چارپائی پر ایک بوڑھی خاتون بے حال پڑی تھی۔ ان کی حالت دیکھتے یمان شاہ کے دماغ میں جو بات آئی، اس نے دعا کی ویسا کچھ نہ ہو۔ وہ آگے بڑھا اور ان کی نفس پکڑی جو چل نہیں رہی تھی، پھر ناک پہ ہاتھ رکھا جہاں سے وہ سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے یمان شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ دور ہوا۔ صاحب میری اماں کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ رانی روتے ہوئے بولی۔ لیکن یمان شاہ خاموش رہا۔ صاحب اماں کو کیا ہوا ہے؟ تو بول کیوں نہیں رہا؟ رانی نے ایک بار پھر سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ یمان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ او اچھا، تو اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ بخار سے بے ہوش ہو گئی ہے نا؟ رانی نے جلدی سے اپنے دل میں آئے خدشے کو دور کرتے ہوئے یمان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو یمان شاہ نے دوبارہ رومال سے اپنے پسینے کو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں رانی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری اماں تمہیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ یمان شاہ نے مناسب الفاظ میں اسے سچائی سے آگاہ کرنا چاہا تھا۔ اس کی ایج دیکھتے ہوئے 15 سال کی لڑکی کو اور کچھ بھی سمجھا نہیں سکتا تھا اس کے علاوہ۔ ہاں صاحب، تم مذاق کر رہا ہے نا؟ میری اماں تو روز ایسے مذاق کرتی ہیں، سو جاتی ہیں، پھر مجھے جواب نہیں دیتی۔ دیکھنا ابھی میں اماں کو اٹھاؤں گی تو وہ اٹھ جائیں گی۔ رانی نے بے اختیار ہی کہکا لگایا تھا۔ صاحب کی بات پر وہ اگلے ہی پل اپنی اماں کے پاس اس پوسیدہ سی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا کہ اماں اٹھنا، اس صاحب کو دیکھ جو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ تو نے تو کہا تھا کہ میں ساری عمر تیرے پاس ہی رہوں گی۔ ابھی تو نے میری شادی بھی کرنی ہے نا؟ وہ لال دوپٹہ جو بازار سے تو نے کہا تھا کہ میں اپنی رانی کے لیے خریدوں گی، وہ بھی تو میرے لیے خریدنا ہے۔ اٹھنا، اس طرح سے تو مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے؟ اٹھ جلدی سے۔ رانی کو شاید گہرا صدمہ پہنچ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ اونٹ پٹانگ سی باتیں کرتے ہوئے اپنی اماں کو بازوؤں سے ہلا ہلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یمان شاہ نے اس چھوٹی سی لڑکی کا ہاتھ پکڑتے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے چارپائی سے کھڑا کیا تھا۔ دیکھو رانی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ یمان شاہ نے بے بسی سے اسے سمجھانا چاہا۔ اگلے ہی پل رانی نے اپنا ہاتھ
छुड़वाते हुए कहा, नहीं साहब, ये अम्मा ऐसे ही मजाक करती हैं। तू घबरा नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ, ये अभी उठ जाएंगी, देखना तू। रानी ने दोबारा से अपनी माँ के पास बैठते हुए उसे उठाना चाहा था। रानी बात समझते हुए भी उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। आधा घंटा गुजर चुका था। वो अपनी अम्मा को बाजुओं से हिला हिलाकर थक चुकी थी। अब कतरा कतरा करके उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए थे। उसके चेहरे के जमी हुई मेल उसके आंसुओं के जरिए उसके चेहरे से भी बह रही थी। रानी जोर जोर से अपनी आंखों को मसलते हुए सुर्ख कर रही थी और साथ ही साथ वो अपने पूरे चेहरे को भी आंसुओं से गीला कर चुकी थी। यमान शाह ने बेबसी से उस छोटी सी लड़की को रोते हुए देखा था, जो ना उसकी बात सुन रही थी और ना ही अपनी अम्मा के पास से उठ रही थी। अभी यमान शाह आगे बढ़कर रानी को कुछ कहता है कि उनकी पोसीदा सी झोपड़ी में एक और बूढ़ी औरत दाखिल हुई और रानी को इस तरह से रोते देख और यमान शाह को उसके पास खड़े देखकर उस बूढ़ी औरत ने जल्दी से शोर मचाते हुए सबको इधर इकट्ठा किया था। अरे अरे, देखो तो सही, यहाँ पर आकर देखो, हमारी रानी क्या गुल खिला रही है। अपनी अम्मा के होते हुए भी वो किसी बड़े साहब को अपने घर ले आई और फिर उन्हीं के साथ अपना मुंह भी काला कर रही है। उस फसादन औरत ने शोर मचाते हुए सारे बस्ती वालों को रानी की झोपड़ी के बाहर खड़ा कर करके चीख चीख कर बोल रही थी। सारी ही औरतों में चहमंगियाँ शुरू हो चुकी थी। रानी और यमान शाह एक दूसरे को बेइंतहा हैरत से देख रहे थे। यहाँ पर रानी, जो पहले ही सदमे से पागल हो रही थी कि उसकी अम्मा उसे छोड़कर अल्लाह के पास चली गई हैं, इस फसादन के ऐसा बोलने की ही देर थी कि रानी अगले ही और उस फसादन औरत के पास जाकर उसे मारने ही वाली थी कि यमान शाह ने उसे उसके पेट के गिर्द अपने बाजुओं को हाल करते उसे एक ही झटके में जमीन से ऊपर उठाकर अपनी गोद पे उठा लिया था। रानी उसके हाथ को अपने पेट के गिर्द से हटाते हुए कह रही थी, साहब, एक बार मुझे छोड़ दो। इस फसादन बूढ़ी को बताती हूँ ये किस तरह से मेरे और तेरे बारे में ऐसे बात कर सकती है। यहाँ पर उसको मेरी अम्मा नजर नहीं आ रही, जो मुझे छोड़कर अल्लाह के पास चली गई है और ये ऐसी बातें कर रही है मेरे बारे में। रानी तो फिर रानी थी, अपने किरदार के बारे में ऐसी बात सुनकर तो वो बाहर वालों को नहीं छोड़ती थी, तो अपने मोहल्ले की बूढ़ी औरत को कैसे छोड़ सकती थी। उसे इस कदर गुस्सा आया था कि इस वक्त किसी का भी लिहाज किए बगैर उसी बूढ़े औरत को मारने पर तुली हुई थी। वो बूढ़ी औरत भी रानी के मेरे कचीले चेहरे और सुर्ख आंखों को देखते हुए एक पल के लिए डरकर पीछे हो गई और जल्दी से झोपड़ी से बाहर निकलते हुए दोबारा से चीख चीख कर कहा था कि रानी की अम्मा उसको छोड़कर अल्लाह के पास चली गई है। हाय, अब बेचारी कहाँ जाएगी। रोते हुए वो चीख कर लोगों की सिंपतियाँ ले रहे थे। रानी, अब बस करो, यमान शाह ने इस बार थोड़ा सा सर्द लहजे में कहा था। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि वो 15 साल की होते हुए एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाने वाली थी। यकीनन अगर वो बर वक्त उसे नहीं रोकता तो वो हाथ उठा चुकी होती। साहब, तू पहले मुझे नीचे उतार, रानी ने भड़कते हुए कहा था। अगले ही पल यमान शाह ने
اسے اپنی گود سے نیچے اتارا تو اماں تو مر گئی ہے، لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ رانی نے اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے ہوئے کہا تھا۔ زمان شاہ کا دل چاہا کہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے سینے میں بھینچ لیں اور کہیں اس ساری دنیا میں وہ واحد ہی اس کا محافظ ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے۔